नमस्कार, मैं अनिशुर रहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। और बिहार चुनाव का समर बिगुल बज चुका है और बिहार चुनाव को लेकर के हम लोग गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में इस वक्त उपस्थित हैं। आपको पता होगा कि बैकुंठपुर यानी कि गोपालगंज विधानसभा का मतदान दूसरे चरण में होना है। 3 नवंबर को यहाँ मतदान है और यहाँ के सभी दल अपने तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मंजीत सिंह के यहाँ उपस्थित हैं, जो पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड में थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव थे और फिलहाल यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आपको बता दें, मंजीत सिंह की पूरे इलाके में लगभग 40-42 वर्षों से इनके पूरे परिवार का एक राजनीतिक और सामाजिक महत्व रहा है और इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और हम आज बात करेंगे मंजीत जी से। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। मंजीत जी से पहला सवाल हम करेंगे कि मंजीत जी ये बताइए कि आप जनता दल यूनाइटेड में कितने दिनों से रहे हैं। पूरा परिवार जो है इस इलाके में सामाजिक और राजनीतिक कामों के लिए जाना जाता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने का आपने निर्णय लिया? देखिए, हम लोग केवल जनता दल यू से नहीं बल्कि समता पार्टी के स्थापना काल से इस दल से जुड़े हुए। हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से और उनके मृत्यु के बाद 25 वर्ष लगातार हम जनता दल यू में मजबूती से रहे, संगठन में काम करते रहे। अपने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने काम किया, क्षेत्र का भी विकास हमने किया और हम पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने का निर्णय किया। लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई, धोखा हुआ और जिस तरह की नाइंसाफी हुई, मैं उससे बहुत ही आहत हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आया कि पार्टी ने दागी लोगों को कैसे निकाला। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है, दलों को अब बताना होगा कि दागियों को आपने क्यों निकाला। हमारे परिवार की 48 साल की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हमारे पिताजी 72 से 77 और 77 से 95 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन पूरी राजनीतिक जीवन उनकी बेदार। हम भी 10 साल के विधायक रहे और 25 सालों से जनता की सेवा में है। एक भी हमारे ऊपर आपराधिक मामले नहीं है, किसी तरह के मामले नहीं। लेकिन आश्चर्य है, जिन लोगों पर आपराधिक मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट अपराध और राजनीति में अपराध के प्रति चिंतित है, वैसे लोगों को जनता दल यू ने अपना उम्मीदवार बनाया। वो भी एक सोच से परे था हमारे लिए। हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अपराधियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है। अब आपको हम बता दें कि हम कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह बिहार का विशेष जो है निगरानी विभाग है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पूरा जांच किया दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजुरिया बरौली का, और उस बरौली के में जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिसको बनाया गया है एनडीए का, श्री निखिलेश तिवारी जी का, उनके ऊपर निगरानी में 50 लाख के घोटाले के आरोप हैं और वैसे आरोपी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो और वो भी गंभीर दफे में निखिलेश तिवारी पर जो दफा विजिलेंस ने जांच किया है, चुनाव आयोग का गाइडलाइन भी भ्रष्टाचार की जांच की सबसे बड़ी अगर बिहार में कोई इकाई है तो वह निगरानी विभाग है। और निगरानी विभाग ने उन पर 409, 420, 467, 468, 471, 477A, 120B, 13(2) पाठित धारा 3D भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर किया है। और वही नहीं बल्कि उन पर अभियोजन की स्वीकृति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने अनुमति दी है और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हैं, फिर भी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को
पार्टी ने अपना एनडीए का उम्मीदवार बनाया, या तो जनता के बीच इस सवाल को लेके जाएंगे। जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस की बात है, जो बात सरकार कहती है कि हम अपराधों से समझौता नहीं कर सकते हैं, दल के अंदर, पार्टी के अंदर कई अपराधियों को टिकट दिया गया, 28 जिन पर मुकदमे हैं वैसे लोगों को या वैसे परिवार में टिकट दिया गया। तो इस एनडीए सरकार की दोहरी नीति है भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में, करप्शन के मामले में, जिससे मैं आहत हूं। और हमने यह फैसला किया कि सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पार्टी दल की कोई स्पष्ट नीति नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में, शासन सुशासन के मामले में। तो हमने यह फैसला किया है कि हम निर्दलीय चुनाव इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। मंजीत जी, क्या अपील करना चाहेंगे बैकुंठपुर के मतदाताओं से? आप तो यहाँ के जनसेवक रहे हैं, लगातार आपने काम किया है, आपका टिकट कटा और यहाँ से एनडीए ने बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिया। क्या अपील करना चाहेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर? आप बैकुंठपुर में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो 10 साल उस इलाके के विधायक रहे और विकास की हमने बहुत बड़ी रेखा खींची है, और हमारा राजनीति का मूल आधार विकास है। और हम निर्दलीय हों, विधायक होते हैं, सदन में बैठने का अवसर मिले, अगर जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया तो हम विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और विकास ही मेरा उद्देश्य है। हमने बहुत सारे बैकुंठपुर में काम किए। ये बंगड़ा घाट पुल हमने बनाया 650 करोड़ का, 70 घाट 350 करोड़ का। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज 44 करोड़ की लागत से, बीएनएम कॉलेज हमने बनवाया, रजिस्ट्री ऑफिस हमने कायम की, झलवा में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने स्थापित कराया। विधायक रहते हुए अपने विधायक मत से गांव-गांव बिजली ट्रांसफार्मर, पोल, तार, 100 करोड़ से अधिक का हमने रोडों का जाल बिछाया। कई महत्वपूर्ण काम हमने किए, और हमारी यह सोच थी कि हम बैकुंठपुर का एक एजुकेशनल हब बनाए। हम जब ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापना कराया, 44 करोड़ का, कोई सोच भी नहीं सकता था। एएनएम कॉलेज की स्थापना हमने कराया। हमारी सोच थी कि एक हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए, इसके लिए हमने संघर्ष भी किए। लेकिन वर्तमान विधायक ने या आंतरिक रूप से विरोध किया कि ये भी क्रेडिट मंजीत सिंह को जाएगा, और उन लोगों ने विरोध करके इस इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थानांतरित कराया। फिर भी हम पटना उच्च न्यायालय में हमने याचिका दायर किया है कि किसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज बैकुंठपुर में बने। हम एक चाहते हैं नौजवानों की शिक्षा के बारे में, कि जब तक हमारे नौजवान उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो रोजगार का अवसर भी उनको प्राप्त नहीं। अच्छा मंजीत जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति एकदम पूरी तरीके से हवाबाजी, लोअर पंप चल रहा है चारों तरफ, एक जो राजनीतिक परिदृश्य जो बदला है कि एकदम हाईटेक तरीके से उतरना, और जो जन सेवा है, असल मायने में जो जन सेवा है, ऐसा नहीं लगता है कि उससे राजनेता काफी दूर चले जा रहे हैं? और ऐसे राजनेताओं को अगर चुनाव में जाना है, जो असल में जनसेवक हैं, जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को जनता तक पहुंचा पाने में सफल होंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति में प्रचार तंत्र हावी है, और तरह तरह के सपने दिखाकर दल पार्टी वोट लेने का काम कर रही है। लेकिन जनता इस बार बहुत जागरूक है, और जनता हमारी सेवा को विपदा की स्थिति में जनता ने देखा है कि हम कोरोना काल में जो नेता कोई निकलते नहीं थे, जितने आपके क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, या बाढ़ की विपदा में हमने जनता की कितना सेवा की है। और हारने के बाद भी हम कभी भी बैकुंठपुर के लोगों से हम दूर नहीं, हर सुख दुख में हम शामिल हुए। तो लोग वो जनसेवक चाहिए, और जिस तरह की हमने सेवा 5 वर्षों में लोगों की है निस्वार्थ भाव से, उससे लोगों का समर्पण भी दिखाई दे रहा है। और आप देखे होंगे जिस दिन हमने चुनाव लड़ने की घोषणा की, भारी जनसैलाब लोगों का उमड़ा था,
और ये वहाँ के लोगों का हमारे पर दबाव है कि आपके जैसे लोग अगर राजनीति में ना हो, समाज की सेवा में नहीं हो, तो फिर आने वाले दिनों में इस राजनीति का क्या होगा। तो लोगों की लोगों में अब जागृति आ गई है, इनका प्रचार तंत्र समाप्त हो जाएगा और ये व्यक्तित्व का चुनाव होगा कि आपने 5 साल में क्या काम किया, हमने 5 वर्ष में। अच्छा मंजीत जी, जब ये आपको बात पता चली कि आपका यहाँ से नहीं होता है, तो उस समय आपको कैसा लगा? नहीं, देखिए, हमारे साथ तो धोखा छल हुआ। हम तो 25 वर्षों तक समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक हमने सेवा की है, और जब भी नीतीश कुमार जी की सरकार के सामने संकट आई है, मैं उनका एक हनुमान बनकर हमने पार्टी दल को भी संकट के समय से उभारा। हमको विभिन्न तरह के लोग लालच दिए जा रहे थे कि आप एमएलसी कोटा में बन जाइए, आप सरकार बनते आपको मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन हम अपनी जनता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं, और उनके एमएलसी और मंत्री के पद से हम बैकुंठपुर का सौदा नहीं कर सकते थे। हमने यह फैसला कर लिया कि आपके इस लोग परलोमन हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जनता से जुड़े हुए हैं और ये 48 सालों की हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार की रही है और बेदाग रही है। हम जनता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच रहेंगे, और इस बार का चुनाव जो है वह दल और बैकुंठपुर की जनता लड़ेगी, और 10 तारीख को परिणाम आ जाएगा कि दल जीता कि बैकुंठपुर की जनता जीती। नॉमिनेशन 16 तारीख को हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे, और हम तो अभी भी तैयार हैं चुनाव प्रचार में, तो चुनाव अभियान में जाने के लिए लगातार हमारा अभियान जारी है। लगातार जनसंपर्क चल रहा है। लगातार जनसंपर्क हम कर रहे हैं, लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और वो आशीर्वाद निश्चित रूप से 10 तारीख को जीत में परिवर्तित होगा। दल, और ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो पहले दल से चुनाव लड़ते थे और अभी निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? देखिए, दल से ज्यादा मजबूती हमको इस समय निर्दलीय में दिखाई दे रही है, और लोगों की जो जनभावना है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोग भी यह समझ चुके हैं कि मंजीत सिंह के साथ दल पार्टी ने धोखा किया है। जो लगातार जनसेवक के रूप में काम किए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करके पूरी यह बैकुंठपुर जनता को दल ने अपमानित किया है। इस कारण सारे लोग, हमारी माता हो, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अभिभावक हो, यह केवल हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि बैकुंठपुर की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। अच्छा मंजीत जी, अगर जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है, तो जो आपने काम यहाँ पे किए, जो हुए काम है, या फिर अगर आप 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? कौन से काम अधूरे हैं, या फिर अगले आपने क्या सोचा कि काम करेंगे? देखिए, हम तो आज तक राजनीति में कभी झूठ बोलकर हमने राजनीति नहीं की। 2015 के चुनाव में माननीय विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी ने लोगों से ये वादा किया कि हम चुनाव जीतेंगे तो हर साल अपने तनख्वाह के पैसे से, वेतन के पैसे से 51 गरीब की बेटियों का हम शादी करेंगे। लेकिन 5 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष में 51 तो दूर है, 5 लड़कियों का भी उन्होंने शादी नहीं कराया। उन्होंने कहा था कि हम सलेमपुर घाट के गंडक नदी पर गोविंदगंज के बीच में हम बड़ा सा पुल का निर्माण करा देंगे गंडक नदी पर, और अखबारों में कि 1200 करोड़ रुपया सलेमपुर घाट पुल के लिए केंद्र सरकार ने दिया। यह लोगों से झूठ बोलते रहे। फिर उन्होंने कहा कि डुमरिया घाट पर जो पुल ध्वस्त हो गए हैं, उस पुल का निविदा हो गया, इस पुल का हम निर्माण करेंगे। सिंहासनी महोत्सव में उन्होंने कहा कि हम पर्यटक स्थल का हम दर्जा दिला देंगे। डुमरिया में जो शिव मंदिर है प्राचीन, उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसा आवंटित हो गया और इस अगस्त में हम शिलान्यास करेंगे। अगस्त बीत गया, चुनाव का समय आ गया। इस तरह के कई वादे उन्होंने कहा था कि हम
डुमरिया घाट पर सौदागिरी का निर्माण करा देंगे, विद्युत सौदागिरी का। 5 वर्ष बीत गए, विद्युत सौदागिरी का निर्माण नहीं हुआ। एक भी उनकी प्राथमिकताएं पूरी नहीं हुई। चुनाव जीतते उन्होंने कहा था कि हम हर गरीब को राशन कार्ड दिला देंगे, हर गरीबों को पेंशन दिला देंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए और प्रलोभन देकर उन्होंने वोट लिया, जिसका माकूल जवाब इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता देगी नहीं, बल्कि जनता दे रही है। हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं इस चुनाव में, जनता जिताती है निर्दलीय तौर पर भी, तो हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है असर्वेक्षित टोपोलैंड को लेकर है। बैकुंठपुर के 50 ऐसे गांव हैं जो असर्वेक्षित घोषित किए गए हैं, जिनके निबंधन पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों आपने जिला पदाधिकारी से मुलाकात की? हमने जिला पदाधिकारी से नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमने मिलकर हमने आवेदन दिया था, बिहार के मुख्य सचिव को दिया था, आईडी रजिस्ट्रेशन को भी दिया था, राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी हम मिले थे, और निदेशक भू अभिलेख परिमाप जो हैं श्री जय सिंह से भी हमने मिलकर यह बात कही थी कि आपने जो अनसर्वेड जमीन के रजिस्ट्री पर रोक लगाया वह गलत है, और लाखों की संख्या में हमारा गरीब है, हमारा किसान है, जिसकी असर्वेक्षित जमीन घोषित होने से रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई, जिससे उनकी जरूरत पड़ने पर वह अपने बाल बच्चों को उसी जमीन से पढ़ाते थे खरीद बिक्री करके, या किसी की तबीयत गरीबों की खराब हो गई तो उस जमीन को बेच खरीद के उनका इलाज भी कराते थे, या सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या अन्य कृषि इनपुट सब्सिडी, ये पूरे किसान वंचित हो गए। और पूरे बैकुंठपुर में 50 ऐसे गांव हैं जहां असर्वेक्षित जमीन है, जिसमें लाखों किसान आज हमारा प्रभावित है। और 2017 में यही एनडीए की सरकार ने इस तरह से एक तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसका हम लगातार विरोध करते आए हैं। हमारी प्राथमिकता होगी किसानों को न्याय दिलाने की। किसान बेहाल हैं, कहीं भी इस बाढ़ में भी कृषि इनपुट सब्सिडी का पैसा किसानों को नहीं मिला। 2017 में भी किसान वंचित रह गए। आपका गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ना पर बीज अनुदान की जो राशि है वो किसानों को प्राप्त नहीं हो रही है। कई तमाम चीज़ें हैं जो हमारी प्राथमिकता है। तो और प्राथमिकताएं हम जब चुनाव घोषणा हो चुकी है और जैसे ही नामांकन के बाद जनता के बीच जाएंगे, हम एक एक प्राथमिकता लोगों के सामने गिनाएंगे, और गिनाएंगे नहीं बल्कि उन 5 वर्षों में काम करके लोगों को हम दिखाएंगे। 3 नवंबर को यह मतदान है। 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है बैकुंठपुर से। क्या अपील करना चाहेंगे बैकुंठपुर वासियों से? हम बैकुंठपुर के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बैकुंठपुर की जनता, देवतुल्य मतदाता जो हमारे हैं, इस बार वह जन सेवक को चुने, जो लगातार चुनाव हारने के बाद भी बैकुंठपुर की जनता का सेवा करते रहे। और हमने विकास किया है, हमने हर आपदा के परिस्थितियों में बैकुंठपुर की जनता का साथ हमने दिया है। और इस विकट परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बैकुंठपुर की जनता, युवा साथी, नौजवान, अभिभावक, माता बहन, सब लोग से मेरी अपील है कि अपना 3 तारीख को महत्वपूर्ण वोट हमको दें। एक पर्व के तरह घर से निकलकर मतदान करें और विकासशील पुरुष को वो चुने, ताकि बैकुंठपुर का जो विकास 5 वर्षों में रुका है, उस विकास की गति हम दे सकें। क्योंकि विकास का मापदंड इस 5 वर्षों में केवल चबूतरा रहा है। चबूतरा को ही विकास का आधार माना गया है। अब एक भी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कम से कम 33-36 हमारे यहाँ के जो हमारे समय बने, उसके भवन नहीं बने। वह भूमिहीन है, भवनहीन है। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए स्कूल हमारी प्राथमिकताएं हैं। तो जितने भी विकास की गति रुकी हुई है, उन विकास की गति को देने के लिए
हमारे पक्ष में जरूर मतदान करें, यह अपील है हमारा बैकुंठपुर की जनता से। खत्म करेंगे एक अंतिम सवाल आपसे कि जो आज का चुनाव है एक तरीके से आईटी हब और भ्रामक प्रचार सोशल साइट्स पे किसी का फोटो कहीं लगा दिया गया और भ्रामक प्रचार चला दिया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपकी क्या तैयारी थी? देखिए, एकदम आपका कहना सत्य है कि विभिन्न तरह से गलत फेक आईडी पर गलत प्रचार किए जा रहे हैं और गलत प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और जिस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, उस समय हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने नामकरण भारतीय जनता पार्टी का किया था, बड़का झूठा पार्टी। ये आदरणीय नीतीश जी का वीडियो हर जगह वायरल है। तो इस संबंध में हमने हमारे मोबाइल को हैक करके और उसमें गलत प्रचार प्रारंभ किया गया, तो हमने उसके संबंध में बरौली थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। तो हमारा पूरा नज़र इस सोशल साइट पर है कि अगर कोई गलत प्रचार करता है, हैक करता है, तो तुरंत हम उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई। ये सब मामले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नहीं, तो हम तो तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने एफआईआर भी दर्ज कराया है। या कोई समझता हो कि गलत प्रचार हम कर लेंगे, तुरंत हम तो नामांकन के बाद लिखित रूप से जिला प्रशासन को भी हम इस बात से अवगत कराएंगे और निर्वाचन आयोग को भी हम लिखित देंगे कि सबके मोबाइल के सोशल साइट पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी ध्यान रखे, जिससे कि कोई गलत प्रचार नहीं कर सके, जिससे कोई अफवाह नहीं पड़ सके, मतदाता को प्रभावित करने के लिए कहीं गलत तरीके नहीं अपनाए जा सके। इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र है।